हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाले आगे फर्दर वीडियोस और टॉपिक्स हैं उसे आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। सो नेक्स्ट, अब तक हमने ग्रेविटी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की थी, ग्रेविटी की बात की थी। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये थोड़ा डाउट रहता है जब हम आगे प्रोसीड करते हैं ना। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर विजिट करें, देखें उसको अच्छे से, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उससे ही आगे हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं कि जो जी की आपने वैल्यू निकाली थी, है ना, जो जी की कैलकुलेशन आपने की थी वो कैसे वेरी करता है, ठीक, उसकी वेरिएशन कैसे कैसे होती है, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। सबसे पहले हम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एल्टीट्यूड का, यानी अगर मैं हाइट इंक्रीज करती हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से उठा करके किसी थोड़ी ऊपर हाइट पे ले जाती हूँ तो उसके वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम। मैंने अर्थ को क्या ले लिया, एक परफेक्ट स्फीयर ले लिया, और क्या ले लिया, इसका मास क्या लिया, कैपिटल एम, सेंटर क्या लिया ओ, और इसका जो रेडियस है वो कितना है आर, ठीक। लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ए ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए यानी यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें प्रोड्यूस होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, वो कितनी होगी, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये रिलेशन भी हमने डिराइव किया है लास्ट वीडियो में, जिसमें जो कैपिटल जी है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो कैपिटल एम है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और आर स्क्वेयर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक। नाउ अगर मैं जी डैश को क्या मानती हूँ, इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट बी, यानी मैंने अब क्या किया, जो हाइट बढ़ा दी, अब मेरे ऑब्जेक्ट जो पहले ए पे लाई कर रहा था अब वो कहाँ लाई कर रहा है, बी पे, ठीक। अब मैंने स्टडी करना है कि अगर मैं इस इफेक्ट ऑफ हाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे कैपिटल जी स्मॉल जी की वैल्यू पर, ठीक। अगर मैं इसे अब मेरी जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, आर प्लस एच होगी इस बॉडी की, विच इज़ लाइंग एट पॉइंट बी, ठीक। उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर की जगह मेरा क्या आ जाएगा, आर प्लस एच स्क्वेयर। दिस आर स्क्वेयर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी लाइंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक। तो अब पहले जिसका डिस्टेंस ऑफ द बॉडी का क्या था, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ था, आर था। अब आपकी जो बॉडी है वो कहाँ लाई कर रही है, बी पे लाई कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस टोटल आएगा क्या आएगा, आर प्लस एच आएगा, ठीक। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, और जो प्रीवियस थी वो इक्वेशन नंबर 1 हमने की। उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ दोनों इक्वेशंस को तो मेरे पास क्या आएगा, जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक। आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर मैं इसे ऊपर ले जा करके इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन में लगाती हूँ अप टू 1 स्टेप ओनली, तो मेरे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, जी डैश, दैट इज, ये जी डैश कब था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये उस वक्त थी जब मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट रेस की थी और इस कितनी एच रेस की थी, और ये जी क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 h अपॉन आर, ठीक। तो ये मैंने क्या किया है, बायनोमियल एक्सपेंशन फर्स्ट स्टेप ही लिया है उसमें, हालांकि उसे खोला है। फिर जैसे कि हमें पता है कि जो मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ है वो बहुत, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइट एच टू विच वी हैव रेज्ड द बॉडी बी, ठीक। तो इसीलिए जो एच अपॉन आर की अगर मैं रेशो कैलकुलेट करूंगी तो वो कितनी होगी, ये बहुत छोटी होगी 1 से, ठीक। तो ये जो है, ये एच अपॉन आर, ये जो टर्म है वो निगलेक्ट, जो हायर टर्म्स आएंगे उन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एच अपॉन आर स्क्वायर, ये तो वो तो फिर और भी ज़्यादा छोटी होंगी, जब कुछ एच अपॉन आर वेरी वेरी लेस देन 1 है तो उनकी जो वैल्यू है वो तो काफ़ी निग्लिजिबल होगी, इसीलिए उन्हें हम क्या करके चल रहे हैं, निगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है इससे पता लग रहा है कि ये जो 1 से भी छोटी है इसकी वैल्यू जो हमारा, इससे पता लग रहा है तो जी है वो एच के इंक्रीज होने के साथ, हाइट इंक्रीज होने के साथ क्या गया है, डिक्रीज हो गया है। दिस इज द रीज़न, हम दिखा सकते हैं इस रिलेशन से ही मुझे मैथमेटिकली ये क्लियर हो रहा है कि जो जी की वैल्यू है, जी डैश की, वो क्या है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू द जी, ठीक, ऑन रेजिंग द हाइट। तो इसीलिए हम, यही रीज़न है, हम ये पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो जी है वो लेसर एट माउंटेन्स होता है देन इन प्लेन्स, यानी प्लेन सरफेस में उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, माउंटेन्स पे कम होगी, ठीक। और ये कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक।
नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम डेप्थ इंक्रीज करते हैं, अब हमने पहले क्या की थी, हाइट इंक्रीज की थी, रेडियस से हम ऊपर गए थे, अब मैं रेडियस से नीचे आती हूँ, हाइट को कितना डी से डिक्रीमेंट लेकर के आती हूँ, ठीक। तो वो कितनी हो जाएगी मेरी, मान लो पहले पॉइंट ए पे था जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो उस केस में जो पॉइंट ए पे जब ऑब्जेक्ट था विच वॉज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ए से ओ का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, विच इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक। उस केस में जो ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी या जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी आपकी, सिंपल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो आपका नॉर्मल जनरल रूल है, आपका फॉर्मूला है, ठीक। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने डेप्थ को डिक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज किया, डी डिस्टेंस में नीचे आ गई, और जो मेरी जो बॉडी थी वो आर डिस्टेंस पे ना रह करके आर माइनस डी डिस्टेंस पे पहुंच गई सेंटर से। तो उस केस में अगर मैंने रो को क्या लिया, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मटेरियल लिया, अर्थ की डेंसिटी अगर मैंने रो ली है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। m is the mass of the earth and this 4 pi 3 pi r cube is the volume of the earth as we are considering the earth as a perfect sphere. So this is the volume of the sphere, ठीक। उसके बाद अगर मैं m को सेपरेट करती हूँ, मास जो सा है मैं यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ, फाइनली इस मास को मुझे कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ इक्वेशन में, ये जो g की इक्वेशन थी उसके अंदर, कैपिटल जी मेरा एज सच रहेगा, कांस्टेंट है ये तो चेंज होगा ही नहीं, इनटू मास ऑफ द अर्थ में जो मैंने मास निकाला है डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में, वो मेरा इतना आ जाएगा, अपॉन जो आर स्क्वायर है वो एज सच रहेगा, ठीक। इसको जब मैं कैलकुलेट करती हूँ, फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, तो मेरे पास जो जी निकल करके आएगा वो कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 4/3 कैपिटल जी रो पाई आर, ठीक। तो इसमें जो देखें ज़्यादातर चीज़ें कांस्टेंट ही हैं, आपके पास पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 4/3 इज ऑल्सो कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर आप देखें तो जी की वैल्यू मेरे पास कुछ ये निकल करके आई है, ये कब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि मैं उसे बी पॉइंट पढ़ के ले, ये तो पॉइंट ए पर था, ठीक। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट बी पर आ गया है, यानी अब रेडियस इक्वल टू आर डिस्टेंस पे नहीं रहा, वो इक्वल टू आर माइनस डी डिस्टेंस पे आ गया और बी पे आ गया, पॉइंट बी पर। उस केस में आपके उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस केस में जो आपकी जी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करेगी, वो जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब हमने वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, इस m की वैल्यू हम वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में निकाल करके यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियसली अभी किया है। तो m डैश को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, बाकी सबको एक तरफ लेकर के जाती हूँ, मेरे पास ये रिलेशन आएगा। उसके बाद यहाँ मैंने m की वैल्यू जो सी है वो वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में रख दी है। उसके बाद मैं इसमें g डैश में सब्सटीट्यूट करूँगी इस m की वैल्यू, m डैश की, जी मेरा कांस्टेंट है एज सच रहेगा, एम डैश आर माइनस डी स्क्वायर एज सच रहेगा, एम डैश की जगह क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब इंटू डेंसिटी रो, ठीक। उसके बाद आपके पास जो डी जी डैश की वैल्यू फाइनली सिंप्लीफाई करके आई वो कुछ ये आएगी। अब जैसा कि मैंने प्रीवियसली मतलब हाइट ऑल्टीट्यूड के टाइम पे किया था कि दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जी डैश बाय जी करते हैं, तो मैंने यहाँ भी जी डैश बाय जी किया, सॉरी इट्स 2/1, ठीक, डिवाइड 2/1, तो मेरे पास ये निकल करके आया। फाइनली जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, जी डैश मेरा आएगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, वही सिंप्लीफिकेशन करके। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू है वो कम हो रहा है, जी डैश जो मेरे पास नया जी डैश आया है, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई है ऑन डिक्रीजिंग द हाइट, और यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो क्या है, वो कम है एज कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे आप यदि मतलब सर्फेस से आप ऊपर जाओ तब भी आपकी जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगी, अगर आप सर्फेस से नीचे जाओ डेप्थ की तरफ तब भी वो कम होगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है इसकी, सर्फेस के ऊपर मैक्सिमम होती है, जी स्मॉल जी इज ऑलवेज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे हमारा जो डी है, डिस्टेंस है, वो किसके बराबर होगा, जो डेप्थ है वो किसके, आर के बराबर ही होगी वो तो, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस होगी। तो यहाँ आर मैं अगर रखती हूँ और जी डैश को जी नॉट कहती हूँ, क्योंकि ये सेंटर पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, 0 आएगी। इससे पता लगता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमने पहले भी स्टडी किया था, ठीक। अगर आप फिजिकली भी इस चीज़ को एनालाइज करें तो एक्सेलरेशन
या ग्रेविटी इज सिंपली द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. If something is already lying on the center, then what kind of force should be applied to take it to the center? It will be zero of course. So उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर विल बी जीरो. ठीक, तो यहाँ भी देखा जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीमेंट में आपका ग्राफ आ रहा है. तो वेरिएशन ऑफ जी यहाँ मैंने थोड़ा हमने जनरलाइज करके बताया है कि वेरिएशन ऑफ द जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कैसे है. अगर मैं कोई पॉइंट इनसाइड द अर्थ ले लेती हूँ, यानी मेरा आर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है देन रेडियस. उस केस के अंदर जो मेरी वेरिएशन होगी वो कैसी होगी, डायरेक्टली वेरी करेगा विद दिस डेप्थ. ठीक, और अगर मैं आउटसाइड जाती हूँ तो मेरा जो जी है वो कैसे वेरी करेगा, इन्वर्सली वेरी करेगा. किससे, हाइट से, जो आर मैंने इंक्रीज किया है. तो ओवरऑल जो वेरिएशन आती है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा विथ सम डिस्टेंस. जैसे जैसे हम सेंटर से चेंज करते जा रहे हैं तो मेरी जो जी की वेरिएशन है वो ये ग्राफ फॉलो करेगी. ठीक, पहले वो बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी एक पॉइंट पे आकर, एंड देन फिर वो क्या करेगी, डिक्रीज करनी शुरू कर देगी. तो मोटी मोटी बात यही है कि जो जी की वैल्यू है वो आपकी वो डिक्रीज होती है, चाहे आप ऊपर जा रहे हैं हाइट पे या आप क्या करें सरफेस से नीचे आ रहे हैं. इट विल ऑलवेज बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब बात आती है इफेक्ट ऑफ शेप. ये तो था इफेक्ट ऑफ हाइट, क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. अब नेक्स्ट आता है कि शेप का क्या इफेक्ट पड़ता है. आपको पता है कि जो अर्थ की शेप होती है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता. ठीक है, उसे हम अपनी कैलकुलेशन में कन्वीनियंट के लिए परफेक्टली स्फीयर कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्लेट फॉर्म में होता है. ठीक है, कि क्या होता है कि जो आपका ये होती है इक्वेटोरियल लाइन होती है आपकी, और ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, वर्टिकल पोलर लाइन होती है. तो आपका जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है वो हमेशा 21 किलोमीटर मोर होता है देन दैट ऑफ द पोलर रेडियस. क्योंकि तो आप कह सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल शेप में है ना आपका जो सा वो होता है थोड़ा फ्लैटन होता है थोड़ा सा शेप के अंदर, तो इसीलिए ये जो रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रेडियस. अब बताना है कि शेप का क्या इफेक्ट पड़ता है. अब मुझे पता है कि मेरा जो जी का वेरिएशन है, जी का फॉर्मूला है वो ये है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर. यानी अब जो रिलेशन कायम होगा वो किस किस में होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के अंदर, रेडियस के स्क्वायर और जी के अंदर. अब मुझे पता है कि मेरा कौन सा रेडियस ज़्यादा है. अगर आप देखें इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है. अगर मेरा इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होगा तो मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनमें क्या है, इन्वर्सल रिलेशन है. दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक, यहाँ भी मैंने ये बताया है. क्योंकि जो, और अगर मैं बात करूँ पोलर रेडियस की, तो पोलर रेडियस मेरा कम होता है, मिनिमम होता है. तो उस केस में मेरा जो जी क्या होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक, क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्सल रिलेशन है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो यानी जहाँ आर कम होगा वहाँ जी ज़्यादा होगा, जहाँ आर ज़्यादा होगा वहाँ जी कम होगा. और कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है ये तो आपको क्लैरिफाई हो ही चुका है. तो इससे पता लगता है हमारी शेप ऑफ द अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पे. नेक्स्ट आते हैं हम इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होता है पहले हम ये बताएंगे किसी भी प्लेस का, यानी रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे इस पे. लैटिट्यूड एट अ प्लेस इज आपको वही पता है सबसे पहले कि ये आपकी पोलर लाइन है, ये आपकी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन. यहाँ हमने इसको थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर किया है हमारे अर्थ को. तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ले लेती हूँ पी, इससे इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जो ये एंगल बनाता है, ये लाइन इस इक्वेटोरियल प्लेन पे जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं. So latitude at a place is defined as the angle which the line joining the place to the center of the earth makes with the equatorial plane denoted by angle lambda. ठीक, so we know from the figure angle POE is 90 डिग्री. अगर मैं इसको पोल पे लूँ तो ये 90 डिग्री होगा, ऐसे आएगा. ठीक, और अगर मैं इसे यहाँ इक्वेटर के साथ लूँ तो ये क्या आएगा, ज़ीरो. यानी आप कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो 90 डिग्री है पोल पे और 0 डिग्री है इक्वेटर पे. ठीक, तो नेक्स्ट कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस एट अ पॉइंट p ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा इफ अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स पोलर एक्सिस. इफ अर्थ इज रोटेटिंग, ये पोलर एक्सिस के अबाउट अगर मूव करती है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक, तो उस केस के अंदर जो पार्टिकल p पे है वो भी रोटेट करेगा ऑफ कोर्स, और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करेगा जिसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर होगा. और इस आर को हमने क्या लिया, इसको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ. उस केस के अंदर जो हमारा आर होगा
वो किसके बराबर होगा, ये पीसी। इस तरह का सर्कल जब आपकी जो बॉडी है वो इसके अबाउट रोटेट करेगी, नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट, तो आपका जो यहाँ पार्टिकल लाई कर रहा है वो भी तो रोटेट करेगा साथ में। रोटेट करने की वजह से वो क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करेगा। अब उस सर्कल का जो रेडियस हमने कितना माना है, पीसी माना है, ठीक। और जो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक एक्ट करेगी पी के ऊपर, जिसका क्या है मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो इसकी जस्ट अपोजिट टू द रेडियस एक्ट करेगी अलोंग पी ए। एंड तो क्योंकि ये इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग अलोंग पी ए अवे फ्रॉम द सेंटर, हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ अब हमने मान लिया सपोज स्मॉल जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ वर एट रेस्ट, then gravity pull on the particle was mg acting along the direction po। जब आपका अर्थ रेस्ट पे था, वो रोटेट नहीं कर रहा था, उस केस के अंदर जो ग्रेविटी पुल टुवर्ड्स अर्थ बाय मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय अर्थ जो ग्रेविटी पुल लग रहा था, है ना, ग्रेविटी लग रही थी, वो कितनी थी, mg थी। ये हमने पहले भी डिफाइन किया है, वो mg होता है, वो टुवर्ड्स po लग रही थी। और अब क्या है, ये तो तब थी जब आपका अर्थ रेस्ट पे था। अगर आपका अर्थ जो है अब वो मूव कर रहा है, रोटेट करना शुरू कर दिया, तो उस केस में जी डैश क्या होगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी एट पॉइंट पी व्हेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। उस केस में जो एपरेंट वेट है पार्टिकल का वो क्या होगा, एम जी डैश होगा, एंड इट विल एक्ट अलोंग पी बी। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे कि तो दिस इज ये जो एम जी होगा, पी बी होगा, एम जी डैश ही होगा क्या, बेसिकली ये रिजल्टेंट होगा ट्रू वेट का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऑन द पार्टिकल एट पी, and hence represented by the diagonal PB of parallelogram POBA। तो ये आपका mg कब था, जब आपका अर्थ रोटेशन कंसीडर नहीं किया। ये आपका mg along PB कब है, जब आपने रोटेशन ऑफ द अर्थ को कंसीडर किया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डायगोनल है क्या, किस किस का दिखा रहा है, आपका रिजल्टेंट किस किस का दिखा रहा है। एक तो आपके जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका रिजल्टेंट है ये, और एक किसका है, ये जो आपका ट्रू वेट था बिफोर द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कंसीडर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये। अगर मैं ये साइड भी जोड़ दूँ तो ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ बन गया एक तरह से, कि जिसमें रिजल्टेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम शो किया जाता है, ठीक। और उस केस में जो मेरा एंगल ए पी ओ है, ए पी ओ, ये कितना है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना है 180 डिग्री। अगर इसमें लैम्डा यहाँ लैटिट्यूड वाला निकल गया तो ये कितना रह जाएगा, सिर्फ ये 180 माइनस लैम्डा रह जाएगा। तो मेरा ये एंगल ए पी ओ कितना आया, 180 माइनस लैम्डा। अगेन अगर मुझे एम जी डैश निकालना है मेरा, उसके लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाती हूँ, ठीक। तो उसमें क्या होगा, एम जी होल स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट कैसे निकालते होते थे हम लोग, ऐसे नहीं निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉस थीटा। तो यहाँ भी यही करेंगे, हमारा यहाँ ए की क्या जगह क्या है, एम जी स्क्वायर है, ए की जगह मेरा क्या है, एम जी स्क्वायर है, बी की जगह मेरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एम जी एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो कितना है 180 माइनस लैम्डा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली इसे जब हम कैलकुलेट वैल्यूज़ मैंने रख दी, इनको सॉल्व किया, कोस 180 माइनस थीटा इज़ द माइनस कोस थीटा। तो इन सबको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में अगर मैं आर की जगह रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करती हूँ, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वी ऑल नो अबाउट दिस। एंड जो ओमेगा होता है वो 2π/t होता है, 2π न्यू लिखते हैं हम कहीं, या 2π/t लिखते हैं, t इज़ द टाइम पीरियड, ठीक। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो इसकी वैल्यू ये आती है रेडियंस में। तो इस हमें पता है कि आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी बहुत ही स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में, और हायर पावर्स इसकी निगलेक्ट की जाती हैं, क्योंकि हायर पावर में ये वैल्यू जो और छोटी हो जाएगी। तो उस केस के अंदर जो मेरा जी डैश और जी आ रहा है वो इस ये रिलेशन आ रहा है, ठीक। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम अगर मैं इसको खोलती हूँ तो मेरे पास कुछ ये आएगा। अब यहाँ भी आपको पता चल रहा है क्लियरली कि जो आपका जी डैश है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जी डैश आपका कब था, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, एंड जी वाज कंसीडर्ड एज व्हेन द अर्थ वाज एट रेस्ट। तो उस केस में आप देखेंगे कि रोटेशन की वजह से भी क्या होता है कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। ये दोनों सा अलग फैक्टर था। अब तक हमने बात की थी कि जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, डेप्थ बढ़ाएंगे तो भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब हमने देखा रोटेशन जब हम कंसीडर करेंगे अर्थ की तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी।
तो यहाँ पता लगता है कि डिक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द लैटिट्यूड एट अ प्लेस। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो जी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होएगी, बढ़ेगी।